Welcome back, children. Open your SST book on page number 279. Today we will study chapter 6 of civics, that is role of police and courts. In this chapter you will learn about the role of courts and the police in maintaining law and order, about the court and police officials, about the procedure of logging and FIR. The court and police force are collectively responsible for upholding the law and protecting life and property of the citizens of a nation. कोर्ट्स और पुलिस फोर्स ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करने के लिए और यहाँ के इंडिया के सिटीजन्स की लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द रोल ऑफ द कोर्ट्स एंड द पुलिस एंड हाउ द टू आर रिलेटेड. इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से कोर्ट्स और पुलिस का जो रोल है दोनों रिलेटेड हैं और किस तरह से ये लोग लुक आफ्टर करते हैं. सो लेट अस रीड द फॉलोइंग कॉमिक स्क्रिप्ट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द टू. द फोर कॉलेज फ्रेंड्स सिद्धार्था, मारिया, अनुज एंड दिशा आर रिटर्निंग होम आफ्टर ए लेट नाइट पार्टी. ये चारों फ्रेंड्स हैं कॉलेज के जो कि लेट नाइट पार्टी से होम रिटर्न हो रहे हैं. वॉच आउट मारिया, स्लो डाउन. आफ्टर 15 मिनट्स, सो मैडम यू आर ड्राइविंग द कार. पुलिस कहते हैं यस. वर्मा, सील ऑल एविडेंसेस यू फाइंड इन द कार एंड टेक मैडम टू द हॉस्पिटल. इनका एक्सीडेंट हो चुका है तो ये क्या करते हैं, सारी एविडेंसेस को सील करते हैं और इनको जो कार ड्राइव कर रही थी उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं. 3 hours लेटर एट द पुलिस स्टेशन. 3 घंटे बाद पुलिस स्टेशन में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर, एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड बाय द पुलिस अगेंस्ट मैडम एंड शी हैज़ बीन बुक्ड अंडर IPC सेक्शन 337 and 304 for rash and negligence driving and for causing death due to negligence. We have to put her under arrest. तो FIR रजिस्टर हो गई है पुलिस के द्वारा इन मैडम के खिलाफ और IPC सेक्शन 337 और 304 फॉर रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग के लिए एंड फॉर कॉजिंग डेथ भी हो गई है ड्यू टू नेग्लिजेंस. सो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा. ये क्या कहती हैं, पापा प्लीज़ सेव मी, आई डोंट डू एनीथिंग डिलिबरेटली. मतलब पापा मुझे बचा लीजिए, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है. मारिया वॉज रिलीज्ड ऑन बेल द नेक्स्ट डे. मारिया जो है वो नेक्स्ट डे बेल पर रिलीज़ हो गई. बट विद इन ए वीक ए चार्जशीट वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हर इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट. लेकिन एक हफ्ते के अंदर चार्जशीट फाइल हो गई है उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में. सी वॉज री अरेस्टेड एंड ए ट्रायल इन द कोर्ट बिगन. उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हो गया. येस, आई वॉज प्रेजेंट देयर. दियर कार वॉज स्पीडिंग एंड वेंट ओवर द रोड ड्राइवर. तो ये जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ये आई विटनेस है. ये कह रहे हैं कि हाँ मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, उनकी जो कार है वो स्पीड में थी और रोड ड्राइवर के ऊपर चली गई. देन इट क्रश्ड अगेंस्ट द ट्रैफिक सिग्नल. इसके बाद वो ट्रैफिक सिग्नल से जाके क्रश हो गई. आई रश टू हेल्प बट बाय द टाइम द एम्बुलेंस अराइव्ड. मैं हेल्प करने जा ही रहा था कि एम्बुलेंस आ गई. द 2 boys इन द कार वेयर डेड. और 2 लड़के जो कार में थे वो मर चुके थे. सो अकॉर्डिंग टू यू, तो ये वकील हैं जो कह रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू द अक्यूज्ड मारिया एंड हर फ्रेंड्स हैड बीन ड्राइविंग अराउंड इन एन इनिब्रेटेड स्टेट फॉर नियरली एन आवर बिफोर द एक्सीडेंट. तो ये कहते हैं, तो आपके हिसाब से जो अक्यूज्ड मारिया हैं और उनके फ्रेंड्स हैं वो ड्रंकन स्टेज में एक्सीडेंट के 1 घंटे पहले तक लमसम ड्राइविंग कर रहे थे. एट टाइम ऑफ एक्सीडेंट वेयर यू प्रेजेंट देयर एंड व्हाट डिड यू विटनेस. एक्सीडेंट के टाइम क्या आप वहाँ प्रेजेंट थे और आपने क्या विटनेस किया. सो आफ्टर 2 months द कोर्ट अराइव्ड एट इट्स डिसीजन एंड द जज गेव ए वर्डिक्ट. तो 2 महीने के बाद कोर्ट जो है फिर से इट अराइव्ड एट इट्स डिसीजन,
उन्होंने डिसीज़न लिया और जज ने अपना फैसला सुनाया। आफ्टर हियरिंग द डिफेंस एंड द प्रोसिक्यूशन द अकाउंट्स of the eyewitness and the evidence gathered by the police, the courts find that Maria was guilty under IPC section 304 and is awarded a 3-year term in the prison। तो ये क्या कहते हैं कि सारे डिफेंस को सुनने के बाद प्रोसिक्यूशन और जितने भी आई विटनेस के अकाउंट्स थे और जो भी एविडेंस पुलिस ने गैदर किए थे, तो ये पता लगाया गया कि मारिया जो है वो उनकी गिल्टी है और आईपीसी सेक्शन 304 के तहत इनको 3 साल की जेल होगी। द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्स हर टू पे कंपनसेशन ऑफ ₹5 लाख टू ईच ऑफ द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड। तो कोर्ट का ऑर्डर था कि इनको 5 लाख दोनों फैमिलीज को कंपनसेशन के रूप में देना है जिनके यहाँ डेथ हुई है। So now courts and police. The courts have played a very significant and productive role in laying the foundation of constitutional laws. तो courts ने बहुत ही significant और productive role play किया है in laying the foundations of constitutional laws. Constitutional law के foundation को lay down करने में, although the Indian Parliament decides what the laws will be, the courts decide how these laws will be applied to particular cases। तो हालांकि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो डिसाइड करते हैं कि कौन से लॉ बनेंगे या होंगे, लेकिन जो कोर्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं किस तरह से इन लॉज को अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर केस में। द कोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिलीवरिंग जस्टिस टू द पीपल। कोर्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को जस्टिस डिलीवर करने में। दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड आर नोन फॉर देयर इम्पार्शियल डिसीजंस इन ऑल डिस्प्यूट्स। तो ये जो कोर्ट्स होते हैं ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं और उनको जाना जाता है उनके इम्पार्शियल डिसीजंस के लिए। किसी भी सारे डिस्प्यूट्स में इनका जो इम्पार्शियल डिसीजन है इसके लिए इन्हें जाना जाता है। द पुलिस ऑन द अदर हैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। और दूसरी तरफ पुलिस जो है रिस्पॉन्सिबल है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। Whenever a crime is committed, the police arrest the suspect based on the FIR, first information report filed with them। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस क्या करती है, सस्पेक्ट को अरेस्ट करती है। सस्पेक्ट वो FIR पे बेस्ड हैं जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, फाइल की गई है उनके खिलाफ। दे इन्वेस्टिगेट ए क्राइम बाय आइडेंटिफाइंग द विटनेस। वो किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, विटनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग दियर स्टेटमेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं एंड प्रोड्यूसिंग दम इन द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। और उसको वो कोर्ट में प्रोड्यूस भी करते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। इट इज़ ऑल्सो देयर टास्क टू गैदर ऑल एविडेंसेस रिलेटेड टू द क्राइम एंड टू प्रेजेंट ए चार्ज शीट इन द कोर्ट अगेंस्ट एन एक्यूज्ड। ये भी उनका काम है, जितने भी एविडेंस हैं उसको गैदर करते हैं क्राइम से रिलेटेड और उसको और चार्जशीट प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में एक्यूज्ड के खिलाफ। हाउएवर द पुलिस कैन नॉट पनिश द क्रिमिनल्स। हालांकि पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स को पनिश नहीं कर सकती हैं। दे प्रेजेंट द एक्यूज्ड इन द कोर्ट। वो एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द टास्क ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड वेदर द सस्पेक्ट इज एक्चुअली द पर्सन हु हैज़ कमिटेड द क्राइम और नॉट। ये कोर्ट का टास्क है कि वो डिसाइड करेंगे कि जिस पे सस्पेक्ट किया जा रहा है वो एक्चुअली वो पर्सन है जिन्होंने क्राइम को कमिट किया है या नहीं। इफ़ द सस्पेक्ट इज़ फाउंड गिल्टी ही इज़ गिवन ए सुइटेबल पनिशमेंट बाय द कोर्ट। अगर सस्पेक्ट की गिल्टी फाइंड आउट हो जाती है तो उन्हें एक सुइटेबल पनिशमेंट दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। हाउएवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल द सस्पेक्ट रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। जबकि जब ट्रायल का पीरियड होता है उस टाइम सस्पेक्ट जो हैं वो पुलिस की कस्टडी में रहते हैं। नाउ प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रिवेंशन मतलब बचाव, अगेंस्ट आर्बिट्री मतलब होता है मनमाना। अपनी मर्जी से कोई अरेस्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं, मनमाने ढंग से अरेस्ट। और डिटेंशन का मतलब कैद होता है। तो मतलब
अपने मनमाने ढंग से कोई भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और कैद नहीं कर सकते। इन कैरिंग आउट इट्स इन्वेस्टिगेशन द पुलिस में अरेस्ट एंड इंट्रोगेट पीपल। तो अपने इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करते समय पुलिस जो है अरेस्ट भी कर सकते हैं और इंट्रोगेट पीपल का मतलब है उनसे पूछताछ कर सकते हैं थोड़े से एग्रेसिव ढंग में। टू एंश्योर दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉल्स इन द गैम्बिट of ethics and human rights, the Supreme Court has clearly laid down some guidelines to be followed by the police and other investigating agencies in the arrest, detention and integration of any person. तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो ह्यूमन राइट्स और गैम्बिट ऑफ एथिक्स के अंडर में आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लियरली कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की हैं पुलिस के लिए और अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए अरेस्ट के टाइम कि इनका जो डिटेंशन है यानी जो ये जेल में डाल देते हैं या इंट्रोगेशन यानी कि जो ये पूछताछ करते हैं किसी भी पर्सन से उससे रिलेटेड, दीज आर नोन एज डी.के. बासु गाइडलाइंस और इन्हें डी.के. बासु गाइडलाइंस कहा जाता है। बिसाइड्स दिस गाइडलाइंस आर्टिकल 22 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। इन गाइडलाइंस के अतिरिक्त आर्टिकल 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी सेफ गार्ड करते हैं अगेंस्ट मतलब ऐसे ही मनमाने ढंग से अरेस्ट या फिर कैद मतलब जेल के खिलाफ ये सेफ गार्ड करते हैं। द राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन अंडर दिस राइट इंक्लूड, तो लोगों जो अरेस्टेड पर्सन की राइट्स हैं इस राइट के अंडर वो क्या इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, तो जिनको अरेस्ट किया जा रहा है उनको ये बता के अरेस्ट किया जाएगा कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस, जिनको अरेस्ट किया जा रहा है उनके पास अधिकार है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं और एक लीगल प्रैक्टिशनर जो उनकी चॉइस के होंगे उससे खुद को डिफेंड करवा सकते हैं। द राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, उनके पास वो राइट है कि वो अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर अंदर सबसे पास के मतलब नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस की जाए। नेक्स्ट, the right not to be tortured or ill-treated at any point of time by the investigating agencies, इनके पास अधिकार है कि इन्हें टॉर्चर ना किया जाए या इन्हें इल ट्रीट ना किया जाए किसी भी समय इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी डीम्ड एज एविडेंस सिंस इट में इन्वॉल्व कर्शन और टॉर्चर, तो कन्फेशन जो होती है पुलिस कस्टडी में उसको एविडेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उसमें वो टॉर्चर करके एविडेंस बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। सो डी.के. बासु गाइडलाइंस, सम ऑफ द प्रोविजंस अंडर द गाइडलाइंस इंक्लूड दीज, डी.के. बासु की जो गाइडलाइंस हैं उनके कुछ प्रोविजंस यहाँ दिए हैं। फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट द पुलिस मस्ट प्रिपेयर ए मेमो ऑफ डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ अरेस्ट, तो अरेस्ट के टाइम पुलिस जो है वो एक मेमो बनाएंगे, इसमें डेट टाइम और वेन्यू है अरेस्ट का। द मेमो हैज़ टू बी काउंटर साइंड बाय द अरेस्टेड पर्सन एज वेल एज बाय एट लीस्ट वन विटनेस, तो जो मेमो है उसको जो अरेस्टेड पर्सन है वो साइन करेंगे और कोई एक जो विटनेस है। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और पुलिस मस्ट wear clear, visible and identifiable name tags along with their designation at the time of making an arrest, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं या पुलिस हैं वो क्लियर, विजिबल और आइडेंटिफाइबल नेम टैग्स को पहनेंगे अपने डेजिग्नेशन के साथ जब वो अरेस्ट करने जाएंगे। द अरेस्टेड डिटेन पर्सन हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव और फ्रेंड, जो अरेस्टेड पर्सन है उनके पास राइट है कि वो अपने रिलेटिव या किसी फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकें कि वो अरेस्ट हो गए हैं। इफ़ द फ्रेंड और रिलेटिव डज नॉट लिव विद द एक्यूज्ड
द पुलिस मस्ट इन्फॉर्म देम विद इन 8 to 12 आवर्स ऑफ अरेस्ट। यदि उनके फ्रेंड या रिलेटिव एक्यूज पर्सन के साथ नहीं रहते हैं तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अरेस्ट के 8 to 12 आवर्स के अंदर वो उनके फ्रेंड या रिलेटिव को इन्फॉर्म करें इनके अरेस्ट के बारे में। द राइट्स ऑफ द अरेस्टेड और डिटेन पर्सन शुड बी मेड नोन टू हिम एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। अरेस्टेड पर्सन की जो राइट्स हैं ये उन्हें बताना ज़रूरी है उनके अरेस्ट के टाइम। सो now you can move on next page 282 and our next topic is police officials at the district level. A state is divided into several districts for the convenience of administration. इस एक स्टेट को हम several district में डिवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के लिए। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करते हैं। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट सेवरल पुलिस ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड। और डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं। द हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल इन ए डिस्ट्रिक्ट इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हु इज आंसरेबल टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आंसरेबल हैं। ही इज़ असिस्टेड बाय अदर पुलिस ऑफिशियल्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। और इनको असिस्ट करते हैं बाकी पुलिस ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। बिलो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज़ द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे कौन है? डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उनके नीचे हैं इंस्पेक्टर, देन सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड लास्ट वन इज चौकीदार। ईच डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेड्स द वेरियस सब डिविजन्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। हर एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं वो किसके हेड हैं? सब डिविजन्स जो डिस्ट्रिक्ट के हैं। देर में बी 5 और मोर सच डिविजन्स। द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सुपरवाइजेस अबाउट 10 पुलिस स्टेशंस। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वो कम से कम 10 पुलिस स्टेशंस को सुपरवाइज करते हैं। ईच पुलिस स्टेशन हैज़ सब इंस्पेक्टर्स। हर एक पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल होते हैं। विलेजेस में चौकीदार्स को अपॉइंट किया जाता है जो हेल्प करते हैं पुलिस को कल्प्रिट्स को अरेस्ट करने में। एज वी लर्न अर्लियर व्हेन एवर एन ऑफेंस इज कमिटेड। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, कोई भी गुनाह होता है, द पुलिस कम इनटू पिक्चर एज द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो पुलिस आते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में। वंस द कोर्ट पनिशेस एन एक्यूज्ड थिंग्स मूव विद इन द प्रीव्यू ऑफ द पुलिस अगेन। जब कोर्ट पनिश करते हैं किसी एक्यूज्ड पर्सन को तो चीज़ें फिर पुलिस के प्रीव्यू के अंडर ही रहती हैं। द एक्यूज्ड नाउ कम्स टू सर्व देयर टर्म इन द प्रिजन। अब एक्यूज्ड पर्सन जो है वो आते हैं और अपना जेल में अपना टाइम जो है वो बिताते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ ए जेल। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होती है जो कि उसके जेलर के द्वारा सुपरवाइज की जाती है, जो जेल की फंक्शनिंग को लुक आफ्टर करते हैं। इफ़र्ट्स आर मेड टू मेंड द वेज ऑफ द क्रिमिनल्स। प्रयास किया जाता है कि क्रिमिनल्स के रास्तों को बदला जा सके। दे आर टॉट डिफरेंट स्किल्स लाइक बास्केट वेविंग एंड कारपेंट्री। उनको अलग अलग स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे कि बास्केट वेविंग हो गया, कारपेंट्री हो गया। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। The report pertaining to the occurrence of a contestable offence received at the police station is called the first information report, but popularly known as FIR. तो वो जो रिपोर्ट होती है pertaining to the occurrence of a contestable offence, अभी cognizable offence, ये cognizable offence क्या होती है? An offence in which the police may arrest a person without warrant। बिना वारंट के ऐसे ऑफेंस में पुलिस क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर सकती है, वो हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो द रिपोर्ट पर्टेनिंग टू द ऑकरेंस ऑफ, वो रिपोर्ट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के
ऑकरेंस को प्रिटेंड करती हैं, रिसीव्ड एट द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में रिसीव होती हैं, इसे हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको पॉपुलरली हम FIR कहते हैं। सिंस इट इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑफेंस इट इज़ कॉल्ड सो, क्योंकि किसी भी ऑफेंस की ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसे FIR भी कहते हैं या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन द पुलिस रजिस्टर द रिपोर्ट इन एन FIR रजिस्टर। इनकी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस क्या करती है, रजिस्टर करती है रिपोर्ट को FIR रजिस्टर में, एंड बिगिंस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम, और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। एनी पर्सन हु नोज अबाउट एन ऑफेंस और क्राइम में गिव इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्लेन। कोई भी पर्सन जो जानते हैं किसी ऑफेंस के बारे में या क्राइम के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं पुलिस को कंप्लेंट के रूप में। दिस कंप्लेंट कैन बी गिवन आइदर ओरली और इन राइटिंग। ये कंप्लेन वो या तो ओरली दे सकते हैं या फिर रिटन फॉर्म में। इफ इट इज़ एन ओरल कंप्लेंट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विल कन्वर्ट इट इनटू ए रिटन वन। अगर कंप्लेन ओरल है तो जो ऑफिसर इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन में, वो उस ओरल कंप्लेन को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। द कंप्लेंट इज कन्वर्टेड इनटू एन FIR बाय द फिलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO। तो जो कंप्लेन है उसको कन्वर्ट करते हैं FIR में। किस तरह से? वो एक फॉर्म फिलअप करते हैं। कौन करते हैं? स्टेशन हाउस ऑफिसर करते हैं, SHO करते हैं। द FIR शुड बी लॉग्ड इन द पुलिस स्टेशन ऑफ द कंसर्न एरिया वेयर द क्राइम हैज़ टेकन प्लेस। और वो जो FIR है वो कहाँ पे लॉग्ड होती है? उस पुलिस स्टेशन में जो कंसर्न एरिया में है, जहाँ पे क्राइम जो है हुआ है। सो प्रोसीड्यूर ऑफ फाइलिंग एंड FIR। क्या प्रोसीड्यूर? द प्रोसीड्यूर ऑफ filing an FIR is as described here. When information about the commission of a cognizable offense is given orally, the police must write it down. जब information मिलती है ये cognizable offense के बारे में orally, तो पुलिस उसको लिखेंगे। As the person giving the information or making a complaint, one can demand that the information recorded by the police is read आउट आफ्टर बीइंग रिटन डाउन। तो जो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्राइम के बारे में या कंप्लेन कर रहे हैं, वो डिमांड कर सकते हैं कि पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है वो उसको रीड करके सुनाए लिखने के बाद। वंस द इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग द इन्फॉर्मेशन। एक बार जब इन्फॉर्मेशन को पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस क्राइम के बारे में, उनका वहाँ सिग्नेचर होना ज़रूरी है। द रिपोर्ट शुड बी साइंड ओनली आफ्टर वेरीफाइंग दैट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इज़ एज पर द डिटेल्स गिवन। जो रिपोर्ट है उस पर साइन तभी किया जाएगा जब ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि पुलिस ने वही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है जो डिटेल दी गई है। द people who cannot read or write must put their left thumb impression on the document and after being satisfied that it is a correct record। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं वो अपना लेफ्ट वाला थंब का इम्प्रेशन दे सकते हैं डॉक्यूमेंट में, और वो ये इम्प्रेशन तभी देंगे थंब का जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है वो करेक्ट है। ए कॉपी ऑफ FIR कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पुलिस। और जो FIR दर्ज की गई है उसकी एक कॉपी वो ले सकते हैं पुलिस से। व्हाट शुड बी मैंशनड इन द FIR। अब FIR में मैंशन क्या करना है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गिवन इन द FIR। फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस होना ज़रूरी है, डेट, टाइम, लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड, ट्रू फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट एज दे ऑकर्ड। जिस तरह से इंसिडेंट हुआ है उसका ट्रू फैक्ट, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट। इंसिडेंट में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका नेम और डिस्क्रिप्शन, विटनेस इफ एनी, अगर किसी ने देखा है ये होते हुए उसका नाम। व्हाट शुड बी डन इफ़ द FIR इज़ नॉट रजिस्टर्ड। अगर FIR रजिस्टर नहीं हुई है तो क्या किया जाए?
These are the steps for redressal in case of refusal to register the FIR by a police officer. तो ये स्टेप्स लेने हैं अगर FIR रजिस्टर करने से पुलिस ऑफिसर्स रिफ्यूज़ करते हैं. फर्स्ट, इफ द पुलिस ऑफिसर refuses to record an FIR, a written complaint can be sent to the superintendent of police either by the post or in person explaining the facts. तो जो पुलिस ऑफिसर हैं अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं FIR रिकॉर्ड करने से तो एक रिटन कंप्लेन आप कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास या पोस्ट के द्वारा, या फिर जाके आप उनको फैक्ट एक्सप्लेन कर दीजिए. मूव ऑन नेक्स्ट पेज. सेकेंड नंबर, इफ़ नो एक्शन इज टेकन बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ए कंप्लेन कैन बी मेड टू द मैजिस्ट्रेट आस्किंग हिम टू डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर द FIR. अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो एक कंप्लेन आप कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास और उनसे कह सकते हैं कि वो पुलिस को डायरेक्ट करें कि FIR दर्ज की जाए. इफ़ स्टिल नो एक्शन इज टेकन ए रिट पिटिशन कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट आस्किंग फॉर द FIR टू बी रजिस्टर्ड. तो अगर इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया रहा है तो रिट पिटीशन को फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में और FIR को रजिस्टर करने के लिए कहा जा सकता है. तो ये रिट पिटीशन क्या है? लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स. ये सुपीरियर कोर्ट्स का लीगल इंस्ट्रूमेंट है फॉर रेमेडीज टू पर्सन्स अगेंस्ट द आर्बिट्री और इलीगल एक्शन ऑफ एनी अथॉरिटी और लोअर कोर्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हु कैन log an FIR. Anyone who knows about or has the occurrence of a cognizable offense can file an FIR. कोई भी जो जानते हैं या फिर उन्होंने देखा है उस ऑफेंस को वो FIR दर्ज करवा सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली द विक्टिम ऑफ द क्राइम शुड फाइल एन FIR. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वही जाके FIR दर्ज करवाएंगे. पुलिस ऑफिसर हु कम्स टू नो अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन ऑल्सो फाइल एन FIR. एक पुलिस ऑफिसर जो जानते हैं किसी ऐसे ऑफेंस के बारे में वो भी FIR फाइल कर सकते हैं. आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस बिगिंस. और FIR के रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है. मूव ऑन नेक्स्ट पेज. रोल ऑफ कोर्ट्स. द कोर्ट डील विथ बोथ द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस. कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस से डील करते हैं. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द हाईएस्ट कोर्ट डीलिंग विथ सिविल केसेस सच एज प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल डिस्प्यूट इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हाईएस्ट कोर्ट हैं जो कि सिविल केसेस से डील करते हैं जैसे प्रॉपर्टी हो गया, फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो गया, वो कौन है? वो है कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज. व्हाइल द हाईएस्ट कोर्ट फॉर ट्राइंग क्रिमिनल केसेस सच एज थेफ्ट, मर्डर और असल्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ सेशन जज. जबकि जो हाईएस्ट कोर्ट हैं जो क्रिमिनल केसेस को ट्राई करते हैं जैसे कि थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, असिस्ट हो गया, ये हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो है कोर्ट ऑफ सेशन जज. इन सिविल केसेस द कोर्ट एक्ट व्हेन द एग्रीव्ड पार्टी अप्रोचेस इट फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी सिविल डिस्प्यूट. और सिविल केसेस में the court acts when the aggrieved party approaches it for the settlement of any civil dispute. जब पार्टी अप्रोच करती है कि उनको सिविल डिस्प्यूट्स को सेटल करना है. इन क्रिमिनल केसेस फर्स्ट एन FIR इज लॉग्ड विद द पुलिस. क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? पहले तो FIR दर्ज की जाती है पुलिस स्टेशन में. अपॉन इन्वेस्टिगेशन इफ द एविडेंस पॉइंट टुवर्ड्स द अक्यूज्ड द पुलिस प्रिपेयर्स ए चार्ज शीट एंड फाइल्स इट इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट. इन्वेस्टिगेशन के टाइम अगर एविडेंस पॉइंट करते हैं अक्यूज्ड की तरफ तो पुलिस क्या करती हैं? एक चार्जशीट प्रिपेयर करती हैं और उसको फाइल करती हैं मजिस्ट्रेट के कोर्ट में. इन द कोर्ट द की
प्लेयर्स आर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जज। और कोर्ट में की प्लेयर्स कौन कौन से हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, डिफेंस लॉयर और जज हैं। अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? ए क्राइम इज ए रॉन्ग डन नॉट ओनली अगेंस्ट द विक्टिम बट ऑल्सो अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। एक क्राइम क्या होती है? ये गलत चीज़ होती है जो की गई है सिर्फ विक्टिम के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के खिलाफ भी ज़्यादा। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ए पर्सन who in a criminal court represent the case on behalf of the state against the person accused of the crime। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? वो पर्सन होते हैं who in a criminal court, जो कि क्रिमिनल कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं केस को, किसके बिहाफ में? स्टेट के बिहाफ में और एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ जिसने क्राइम करी है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्रिमिनल ट्रायल is to find out the truth and determine the guilt or innocence of the accused। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है क्रिमिनल ट्रायल का? कि फाइंड आउट करें कि सच्चाई क्या है और गिल्ट को डिटरमाइन करें या जो इनोसेंस हैं जिनको एक्यूज किया गया है। द प्रोसिक्यूटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द कोर्ट अराइव एट द राइट डिसीजन। प्रोसिक्यूटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो कोर्ट की हेल्प करते हैं कि वो अपने राइट डिसीजन पे आए। ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ए पब्लिक सर्वेंट हु ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफ पब्लिक नेचर एंड ऑफ वाइटल इंटरेस्ट टू द पब्लिक। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं जिनकी जो ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेचर में पब्लिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है पब्लिक के लिए। ही इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पार्ट नहीं होते हैं। द प्रोसिक्यूटर ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो प्रोसिक्यूटर हैं वो एक यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एज द लॉयर फॉर द स्टेट एंड इज़ बाउंड बाय लॉ। क्योंकि जो लॉयर हैं स्टेट के वो लॉ से बाउंड रहते हैं एंड प्रोफेशनल इथिक्स वाइल डिलीवरिंग जस्टिस। वो लॉ से बाउंड रहते हैं और प्रोफेशनल इथिक्स से जब वो जस्टिस डिलीवर करते हैं। नाउ डिफेंस लॉयर, द डिफेंस लॉयर फाइट्स द केस ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड। डिफेंस लॉयर केस को कैसे फाइट करते हैं? एक्यूज्ड के बिहाफ पे। एज एक्यूज्ड हायर्स ए डिफेंस लॉयर एट हिज ओन कॉस्ट टू प्रेजेंट हिज केस इन द कोर्ट। क्यों? क्योंकि जो एक्यूज्ड हैं वो डिफेंस लॉयर को हायर करते हैं अपने कॉस्ट पे, अपने खर्चे पे, जिससे वो उनके केस को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें। इन केस एन एक्यूज्ड इज अनेबल टू हायर ए डिफेंस लॉयर ड्यू टू पॉवर्टी और एनी डिसेबिलिटी द स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड ए डिफेंस लॉयर फॉर द एक्यूज्ड अंडर आर्टिकल 39A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा होता है कि एक्यूज्ड अनेबल हैं डिफेंस लॉयर को हायर करने में पॉवर्टी की वजह से या किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से, तो स्टेट उनको डिफेंस लॉयर प्रोवाइड करेंगे अंडर आर्टिकल 39A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द पर्पस ऑफ हैविंग ए डिफेंस लॉयर इज टू अलाउ द एक्यूज्ड टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर द कोर्ट सो दैट सी और ही रिसीव्स ए फेयर ट्रायल। ये जो डिफेंस लॉयर का पर्पस क्या है कि वो अलाउ कर सकें एक्यूज्ड को कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सकें कोर्ट में कि दैट ही और शी रिसीव्स ए फेयर ट्रायल, जिससे उनको एक फेयर ट्रायल वो रिसीव कर सकें। नाउ जज, द रोल ऑफ द जज इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो जज का जो रोल है वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का है। शी और ही हैव टू लिसन टू द आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज वेल एज द डिफेंस लॉयर। उन्हें सुनना है सारे आर्गूमेंट्स को जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर प्रेजेंट करते हैं। द एविडेंस प्रेजेंटेड बिफोर देम आर केयरफुली एग्जामिन्ड एंड एन इम्पार्शियल जजमेंट इज पास्ड। जो एविडेंस प्रेजेंट किया जाते हैं उनके सामने वो उसको केयरफुली एग्जामिन करते हैं और एक इम्पार्शियल जजमेंट पास करते हैं।
Once the judge gives the verdict, the accused either receives a sentence, fine or is acquitted. तो जब जज जो है वो अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, जो एक्यूज्ड हैं या तो उन्हें सेंटेंस मिलता है या फाइन और या फिर और इज एक्विटेड. Now fair trial. A trial is held to decide whether or not an accused is guilty. Fair trial, ये जो ट्रायल होता है वो क्यों होता है? ये डिसाइड करने के लिए कि एक्यूज की गिल्टी है या नहीं. टू एंश्योर दैट द accused right to life and liberty is not taken away arbitrarily, a fair trial must take place and due legal procedure should follow. तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो एक्यूज्ड की जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी है, ये कोई भी उनसे मनमाने ढंग से नहीं ले रहा है. एक फेयर ट्रायल होना ज़रूरी है एंड ड्यू लीगल प्रोसीड्यूर शुड फॉलो, और लीगल प्रोसीड्यूर इसके लिए फॉलो होता है. फॉर ए फेयर ट्रायल टू हैपन फॉलोइंग मस्ट बी इंश्योर्ड. तो एक फेयर ट्रायल को होने के लिए जो फॉलो करना ज़रूरी है वो है, फर्स्ट द ट्रायल शुड बी हेल्ड इन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड. जो ट्रायल होता है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, पब्लिक व्यू में, और इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड. नेक्स्ट, द एक्यूज्ड इज गिवन ए कॉपी ऑफ द FIR. एक्यूज्ड को FIR की एक कॉपी दी जाती है. चार्जशीट एंड अदर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट्स इन द कोर्ट. प्रोसिक्यूशन जो भी कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, FIR की कॉपी, चार्जशीट और अदर एविडेंस, उसकी एक कॉपी एक्यूज्ड को मिलनी चाहिए. नेक्स्ट, द एक्यूज्ड इज डिफेंडेड बाय ए लॉयर. एक्यूज्ड को एक लॉयर डिफेंड करते हैं. ओन और स्टेट अपॉइंटेड, या तो वो खुद अपॉइंट करते हैं उनको या फिर स्टेट अपॉइंट करते हैं. द डिफेंस लॉयर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द विटनेस presented by the public prosecutor as well as present witness in defense of the accused. जो डिफेंस लॉयर हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकें सारे विटनेस को जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा प्रेजेंट किए जा रहे हैं, और प्रेजेंट विटनेस इन डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड, या फिर वो विटनेस जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं एक्यूज्ड के डिफेंस में. नेक्स्ट, द डिसीजन बाय द जज इज इम्पार्शियल बेस्ड ओनली ऑन द फैक्ट एंड एविडेंसेस प्रेजेंटेड इन द कोर्ट. जो डिसीजन होता है जज का वो इम्पार्शियल होता है. वो किस पे बेस्ड रहता है? उन फैक्ट्स और एविडेंसेस पे जो कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ट्रायल द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, एक्यूज्ड, विटनेस एंड द जज मस्ट बी प्रेजेंट. जब भी ट्रायल होता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, एक्यूज्ड, विटनेस और जज का प्रेजेंट होना जरूरी है. फॉर ए फेयर ट्रायल टू हैपन एंड जस्ट टू टेक प्लेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द पीपल वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, दैट इज़ द पुलिस, जज एंड लॉयर, कैरी आउट देयर फंक्शंस इम्पार्शियली. तो फेयर ट्रायल के लिए ये ज़रूरी है कि फेयर ट्रायल के लिए और जस्टिस के लिए ये ज़रूरी है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी लोगों के बारे में हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर में, जो कि पुलिस हैं, जज हैं, लॉयर हैं, ये अपने फंक्शंस को इम्पार्शियली कैरी करें. टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ which states that everyone is equal before the law, it becomes imperative that a fair trial is allowed. तो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए which states that, जो कहते हैं कि everyone is equal before the law, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हर कोई लॉ की निगाह में बराबर है. ये ज़रूरी है कि एक फेयर ट्रायल अलाउ किया जाए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.